समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई श्रृंखला आज से जो हमारी प्रारंभ हो गई है, वो श्रृंखला है कि राज व्यवस्था के अति संभावित प्रश्नों को लेकर के आज हम यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो जो अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है उसको हम लोग शुरू करते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। लगभग 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये श्रृंखला हमारी चलती रहेगी, ये लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपकी परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो हम लोग इसमें से पहला प्रश्न जो हमने लिया है वो पहला प्रश्न है। आप लोग भी इसका उत्तर बताने की कोशिश करिएगा, बाकी आंसर तो हम बताएंगे ही। इसको आप सभी लोग देखिएगा, समझिएगा और हो सके तो इसका नोट्स भी बनाइएगा। तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं इसमें से, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं, नागरिकों को न्यायालय में अपील करने का अधिकार देना, राज्य की शक्तियों को सीमित करना, राज्य की आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करना, नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। तो इसमें से 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शनों में से आपको सबसे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे बेहतर है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका डी, कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इसका जो है डिस्क्रिप्शन भी आप देखिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से भी आप लोगों को तमाम जो प्रश्न हैं वो मिलते हैं। आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलती है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से होता क्या है कि आपको कई अन्य प्रश्न भी आपको मिल जाते हैं। तो इसका उत्तर डी मैंने बता ही दिया है। और इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या ये है कि मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, उन्हें शोषण, अत्याचार, भेदभाव से बचाना है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही होती है। तो इसके ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17। तो इसमें से आप लोग बताइए, कोशिश करिए कि आप लोग जो है बता पाएँ इसको कि क्या है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 15। इसका उत्तर जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका उत्तर है, इसमें से ये उत्तर जो है वो अनुच्छेद 15 है इसका उत्तर। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 15 में आपको बताया गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद है उससे संविधान मना करता है। तो इसको आप लोग ध्यान में देखिएगा। फिर इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है। तो अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म, लिंग और अन्य आधारों पर भेदभाव की मनाही करता है और समानता के अधिकार को यह सुनिश्चित करता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में यह कहा जा रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान के अन्य मौलिक अधिकारों से अलग हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपका प्रश्न हुआ। आप लोग भी कोशिश करिए इसको देने की। इसका जो ऑप्शन है उसमें अपना उत्तर देने की आप लोग कोशिश करें। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएबल उत्तर होगा, वो जो उत्तर होगा आपका, वो उत्तर है TMA5 फाउंडेशन बनाम राज्य। ये उसका उत्तर आपको मिलेगा। तो इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा, इसको समझिएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या है, TMA5 फाउंडेशन केस 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार संविधान के अन्य मौलिक अधिकारों से अलग हैं। अब अल्पसंख्यकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो आप ध्यान में देखेंगे, इसको आप लोग ध्यान में देखते रहिएगा, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 ये लगातार आता है। तो 29-30 को आप लोग देखेंगे। अनुच्छेद जो 29 है, अनुच्छेद 30 है, ये अल्पसंख्यकों के अधिकार इसमें सुनिश्चित किए गए हैं कि वो जो है अपने पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में ये दिया गया है कि
जिस किसी की भी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है तो उसका संरक्षण भारतीय संविधान के तहत जो है वो सुनिश्चित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने लोक प्रतिनिधित्व और समानता का अधिकार के बीच में समतुल्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो प्रश्न को समझिएगा थोड़ा कि लोक प्रतिनिधित्व और समानता के अधिकार के बीच समतुल्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो इसका जो ऑप्शन आपको है, ऑप्शन नंबर ए है 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 74वां संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी है 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करिए। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएबल जो आंसर है वो है आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें से। तो इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है ये आपको वोट देने का जो राइट है, ठीक है, वो मिला था। उसमें जो आयु सीमा है वो घटा दी गई थी। ठीक है, तो लोक प्रतिनिधित्व तभी सुनिश्चित होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को जो है संसदीय लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार मिलता है। तो ये उससे सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला जो है प्रश्न लेते हैं। इसकी व्याख्या को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। तो देखिए जो भी संविधान संशोधन हुए हैं उनको ईयर वाइज भी आप लोग ध्यान देखेंगे, क्योंकि अक्सर करके होता क्या है कि संविधान संशोधन के बारे में कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन किस सन में हुआ, तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 ने लोक प्रतिनिधित्व के अधिकार को स्थापित करते हुए समानता के अधिकार के बीच में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि समानता का अधिकार और अवसर की समानता संविधान के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें से आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, एस के पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो है इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी हम लोग जो है इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका उत्तर गोलकनाथ केस है। ठीक है, गोलकनाथ का जो मामला था उसमें ये कोशिश की गई थी, गोलकनाथ। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें जो है इसकी अब हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है। तो गोलकनाथ केस 1967 में आया था, इसीलिए सबका सन भी आपको व्याख्या में दिया गया है। गोलकनाथ केस में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि समानता का अधिकार और अवसर की जो समानता है वो संविधान के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो उसको जो है आप लोग इग्नोर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं प्रश्न नंबर 6। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निर्णय दिया कि जीवन का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है बल्कि इसमें जीवन की गुणवत्ता और गरिमा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में आया है, जाने कितनी बार परीक्षाओं में आया है, तो इसको आप लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, इसका उत्तर देने का प्रयास भी आप लोग करेंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो इसका पहला ऑप्शन आपको मिलेगा मेनका गांधी बनाम भारत सरकार, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप लोग जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है ये। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मेनका गांधी बनाम भारत सरकार। तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसकी व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि मेनका गांधी केस 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, इसमें जीवन की गुणवत्ता और गरिमा भी शामिल है। इस फैसले ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या को एक नया आयाम दिया था। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि मेनका गांधी का जो केस आया था उसके तहत ही जो है
आर्टिकल 21 को जो है भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिया था, और अब तो इसमें बहुत ढेर सारे जो अधिकार हैं वो जोड़ दिए गए हैं, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, श्वसन का अधिकार, अच्छे जल का अधिकार, अच्छे जीवन का अधिकार। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है वो आपको इसमें मिलता है आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 इनका एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये तीनों मिलकर के गरिमापूर्ण जीवन जो है व्यक्ति का उसको उसके अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से चलते हुए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एकदम नया प्रश्न आपके सामने आ गया है। बंदूक के बिना संविधान, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने ये, इसको देखिएगा। अति संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है ये। इसका ऑप्शन ए आपको दिया जा रहा है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका जो उत्तर है वो है अनुच्छेद 32 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएबल जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। बहुत बड़ा अधिकार है और कोई भी मौलिक अधिकार इन अधिकारों के बिना अधूरा है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को बंदूक के बिना संविधान कहा, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, क्योंकि यह नागरिकों के उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है 8, प्रश्न नंबर 8। इसमें मिलाने वाले प्रश्नों का है कि हम लोग जो है कैसे प्रश्न मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला आती है आरओ की परीक्षा में, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, इसके मिलाने के लिए जो दिया गया है वो अनुच्छेद 15(1), 15 का 1। सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव का निषेध 15(2). सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, ये अनुच्छेद 16(1) दिया गया है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये अनुच्छेद 16 का 2 दिया गया है। अब इसमें से आपको मिलाना है, बताना है कि कौन कौन सा सही है, मिलाने वाला प्रश्न है ये। तो इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 सही हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1, 2, 4 सही हैं, ऑप्शन सी 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर आपका है डी, ठीक है। तो डी उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी का 1, 2, 3, 4 ये सब मिलाए हुए हैं, सब एकदम इसकी जो मिलाने की प्रक्रिया है वो एकदम बराबर है, वो सब मिले हुए प्रश्न है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हूबहू ऐसे ही आप पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए, ठीक है, मामले में कौन से न्यायालय में अपील की जा सकती है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए जो है आपको अनुच्छेद 32 तो मिला ही हुआ है। तो हम लोग प्रश्न को आगे देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपके हैं जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अब इसमें कूट का प्रयोग आपको करना है, थोड़ा सा जो है कूट के प्रयोग वाले जो प्रश्न है उसको करते समय आप लोग विशेष जो है सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है ऐसे प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसके ऑप्शन को, केवल ए, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 और उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए इसका उत्तर बताने के लिए, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर लगातार बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी श्रृंखलाएं आपको लगातार देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं। इसका उत्तर है सी, ठीक है, ऑप्शन सी उसका उत्तर है, क्योंकि ठीक है ऑप्शन सी है इसमें, क्योंकि आप लोग ये जान लीजिए
कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर हुआ, ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को छोड़कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है, उसमें अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। तो आपको पता है कि 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं और इन सब मामलों में जो हाई कोर्ट की अधिकारिता है अनुच्छेद 226 के तहत वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है बजाय सुप्रीम कोर्ट के। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, उत्तर मैंने ही आपको बता ही दिया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत अपील की जा सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता को सुनिश्चित किया गया? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें कहा गया है, तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 1, 2, 3, डी उपर्युक्त सभी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर देने का प्रयास आप लोग करिए, ठीक है। चलिए इसका उत्तर हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है बी, ठीक है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो ऑप्शन आपका ए और बी है इसके तहत जो है ये ऐसा हुआ था, ठीक है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता और स्थानीय शासन को सुनिश्चित किया गया था और ये आपका संविधान संशोधन 1992 में हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है विधेयक पर हस्ताक्षर करना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और माफी देना। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको देखिए, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए, है ना। चलिए इसका उत्तर हम लोग दे लेते हैं। इसका उत्तर है बी, ठीक है। इसका उत्तर आपको बी मिलेगा क्योंकि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना जो है वो राष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जब मंत्रिपरिषद नहीं रहेगी, क्योंकि मंत्रिपरिषद आप लोग पता है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करता है, क्योंकि अगर मंत्रिपरिषद ही नहीं होगी, क्योंकि पहले मंत्रिपरिषद का गठन होगा उसके बाद ही सारे काम होंगे। तो इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। इसमें नियुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह नियुक्ति सरकार की कार्यकारी शक्ति को संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर होती है, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है तब उसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। और सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिए जो है यह मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अब अगला प्रश्न हमको थोड़ा सा करंट की तरफ हम लोग चलते हैं, कुछ करंट के प्रश्नों को भी हम ले लें। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं जनवरी का करंट जो है ये है। तो प्रश्न आप लोग देखिए, उत्तर देने का प्रयास आप लोग करिएगा। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र में सबसे लंबे पुल, जो कि 21.8 किलोमीटर था, मुंबई में जनता को समर्पित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोदी जी की फोटो आई ही होगी अखबार वगैरह में, आप लोग देखे ही थे, है ना। तो इसका उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करिए, है ना। तो इसका जो उत्तर है वो है अटल सेतु, ठीक है, अटल सेतु है। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। मुंबई में 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र पर सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया, जिसे अटल सेतु का नाम दिया गया। इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के रूप में जाना जाता है। यह मुंबई में यातायात को सुगम बनाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 13।
प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डाई स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये अक्सर करके इसको तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये नया प्रश्न है, बिल्कुल आपके परीक्षा में हो सकता है आ जाए। ठीक है, इसका उत्तर देने का प्रयास आप लोग करिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व है ये। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। जनवरी 2024 में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया। यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य था प्राकृतिक जो आवास है उसके संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि लोग रात के समय आकाशगंगा और अन्य खगोलीय घटनाओं का स्पष्ट अवलोकन कर सकें। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। 18 से 21 जनवरी 2024 को विश्व का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहां पे आयोजित किया गया। ये करंट का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है बम्बई एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो डी है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो बेगमपेट हवाई अड्डा है आपका। ठीक है, बेगमपेट हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है बेगमपेट हवाई अड्डा। इसको आप ध्यान में देंगे, इसकी व्याख्या हम लोग देख लें। 18 से 21 जनवरी 2024 को बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में है। तो हवाई अड्डों के नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे दाबोलिम गोवा में है, एक बार पूछा हुआ है, आरओ का ही प्रश्न है। ठीक है, तो 18 से 21 जनवरी 2024 को बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस एक्सपो में विमानन उद्योग से संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा ये। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में दीजिएगा इसको। इसके ऑप्शन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, और ऑप्शन नंबर डी परिवहन मंत्रालय। इसका उत्तर देने का प्रयास आप लोग करिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है ये किया था। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। जनवरी 2024 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य सभी प्रकार के वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के माध्यम से टोल भुगतान को सरल और सुविधाजनक बनाता है, जिससे समय और ईंधन की बचत हो सके। तो ये थे हमारे 15 प्रश्न। ठीक है, जो हमने आपको दिए, इसमें 3-4 करंट के प्रश्न थे और बाकी संभावित प्रश्न जो पॉलिटी के हैं वो थे। आगे ये श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी। इसी श्रृंखला को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। और अंत में एक सूचना भी आप लोगों को देनी है, क्योंकि PCS की परीक्षा जो है वो अगले वर्ष होने का चांस बन रहा है। ठीक है, तो आप लोग आरओ में पूरे मनोयोग से लगे रहिए, क्योंकि आरओ की परीक्षा अपने समय पर हो रही है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, ये सब करिए, शेयर करिए। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।